हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बस एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो। इज एवरीथिंग फाइन? फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। एंड आज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने लगाया है। जो भी बच्चे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन दे दिया है, या ये सेशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, है ना। तो फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दो सो दैट सारे बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर लें। एंड इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हुए चलेंगे। अभी अभी हमारा एग्जामिनेशन हुआ है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में अब चीज़ें हो रही होंगी, क्या करें, वेट ही करते लें, है ना, रिजल्ट आने का। बट वेट नहीं करना है, क्योंकि वेट करते रहोगे तो फिर वेट करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा जो है फ्यूचर रोड मैप अपना तैयार करना होगा। क्योंकि यूजीसी नेट को क्यों टारगेट कर रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरा, रिसर्च करने के लिए। जेआरएफ करोगे तो जेआरएफ इसलिए करना है ताकि हमें स्टाइपेंड मिल सके। तो नेट और जेआरएफ के बाद क्या करें? और मेन आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च रहेगी, कि किस तरीके से जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी इस पे काम कर रहे हैं। पीएचडी एंट्रेंस आपने दिया है ना, आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हो, आप रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर सेशन जो है आप सभी के लिए है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में न्यूज चल रही होगी कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं कि भाई पेपर पब्लिश करना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, बट ये अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो पेपर पब्लिश करें, वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, लोग पीएचडी करें, और जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे इंडेक्स में जो है अपना पेपर जो है वो पब्लिश करवा पाए। तो यूजीसी ने बोल दिया कि पीएचडी करने के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी फर्जी सी चीजें हैं। बट जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अल्टीमेटली वहां पे रूल्स होते हैं, पीएचडी गाइडलाइंस होती हैं, जहां पे लिखा जाता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, है ना। तो आपके लिए जरूरी रहता है कि आपको 2 या 3 पेपर जो है वो इस पर्टिकुलर जो है इंडेक्स में जो है पब्लिश करने होंगे। वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, है ना, हमारे पास और भी बहुत होते हैं। एबीडीसी लिस्ट है, उसमें होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स, है ना, इनसे पीएचडी करने का सोच रहे हो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है ये चीज़ें हों, आपने रिसर्च पेपर अच्छे से लिखे हों, आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हों, आपने वर्कशॉप्स अटेंड की हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है ना। तो अब जो है हम बात करेंगे, रिसर्च करनी है अच्छे से, तो अप्रोच कैसे करना है। हमारा जो एग्जामिनर होगा, सामने इंटरव्यूअर होगा, और हम जब अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स रिसर्च कि हम जाना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे रिसर्च टॉपिक वगैरह जो है वो हम चूज करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन जो है वो हम रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है, कि रिसर्च टॉपिक जो होता है उसको किस तरीके से आप चूज कर सकते हो, कि आप रिसर्च टॉपिक को चूज करते हुए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, सो दैट आप एक इस तरीके से अपना प्रपोजल बना सके जो आपके लिए हेल्प कर सके आपको, कि वो आपका सिलेक्शन में, इंटरव्यू के को क्लियर करने में आपको हेल्प कर सके। तो जब भी आप कर रहे हैं पीएचडी में एडमिशन लेने की तैयारी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी रिसर्च टॉपिक को चूज करते हुए, वो होगी सबसे पहला अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना। क्योंकि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप जानते हैं अपना इंटरेस्ट एरिया तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तभी आप जो है अपना रिसर्च प्रपोजल बना पाओगे। अब ये इंटरेस्ट एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कॉमर्स में हमारी जो मेन डोमेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? 3 डोमेन्स होती हैं, फाइनेंस, एचआरएम और मार्केटिंग, है ना। अब इसमें जो है आगे और भी बहुत सारी डोमेन्स आपकी निकल सकती है। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी आप बोल सकते हो,
फाइनेंस में ही जो है हमारा बैंकिंग भी आ जाएगा, फाइनेंस से ही थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। HRM है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लेके चल सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा जो है यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम मार्केटिंग की अगर बात करें तो हमारे पास जो है रूरल मार्केटिंग होगा, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट से मार्केटिंग से रिलेटेड जो है सर्विस मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी हम नीश डोमेन्स पे जो है वहाँ पे फोकस ला सकते हैं। बट सबसे पहले मुझे चूज करना पड़ेगा ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें मैं आगे जाना चाहती हूँ। अब जब ये चीज आपने कर ली, आपने अपना इंटरेस्ट एरिया देख लिया, फाइनेंस है, HRM है, मार्केटिंग है, अब आप इसको थोड़ा और नैरो डाउन करोगे कि फाइनेंस में फिनटेक पे काम करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करना है ना, माइक्रो फाइनेंसिंग पे काम करना है, किस एरिया में काम करना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे काम करना है अकाउंटिंग में, है ना, बैंकिंग में ग्रीन इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। तो कैसे आप यहाँ पे देखना चाहते हैं रिलेशन दो चीजों में, कैसे आप इकोनॉमी या इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है फिनटेक का, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, इकोनॉमी किस तरीके से बूम कर रही है या इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ है ना, लोगों का परसेप्शन क्या है, आप शेयर मार्केट, डेरिवेटिव्स इन पे कर सकते हो। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे फाइनेंस अकाउंटिंग के डोमेन्स आ जाएंगे जिसपे आप काम करना चाहोगे। ऐसे ही HRM में अगर बात करें तो आप जा सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप पे, है ना, आप जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये चीजें भी होती हैं, जैसे आप बात करते हो ना कि हम वीकेंड के बाद मंडे को जब काम करते हैं तो मंडे ब्लूज होते हैं लोगों को, है ना, तो उन पे भी आप जो है काम कर सकते हो कि इस फैक्टर की वजह से ये चीज जो है इस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपना एरिया ढूंढते हो और ढूंढने के बाद जो है आप उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो दो चीजों के बीच में, क्योंकि वेरिएबल्स में हमने खेलना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन मार्केटिंग में जैसा मैंने बताया डिफरेंट हमारे पास है, सप्लाई चेन भी आ सकती है, यहाँ पे प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हो, है ना, मार्केटिंग है, आपके पास जो है लॉजिस्टिक्स में आप कर सकते हो, आप ई मार्केटिंग में जा सकते हो, ग्रीन मार्केटिंग में जा सकते हो, है ना, प्रमोशन में आप जो है कर सकते हो कि कैसे प्रमोशन का इफेक्ट है जो पड़ सकता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर को आप स्टडी कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास जो है यहाँ पे चीजें निकल के आएंगी। अब जब आपने ये चीज के बारे में समझा, अब आपको जो है एकदम से सारी चीजें रिलेट करनी नहीं आएंगी, तो आपके माइंड में ये क्लियर हुआ कि भाई मुझे फाइनेंस में ना माइक्रो फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे फिनटेक में इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब आपका दूसरा काम क्या होगा, अब आप टॉपिक फाइनलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि फिनटेक अपने आप में बहुत बड़ा है। डिजिटल फिनटेक क्या है, टाइप्स ऑफ फिनटेक क्या है, इसका जो लैंडस्केप है वो क्या है, कहाँ कहाँ फिनटेक जो है आज के टाइम पे आ चुका है ना। इसमें भी आप विमेन और मेन इसमें भी डिस्टिंक्शन कर सकते हो कि विमेन का क्या रोल है, स्टार्टअप्स का क्या रोल है फिनटेक में, है ना, स्टार्टअप ने क्या क्या काम कर दिया है, ट्रेडिशनल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था उसको कैसे चेंज किया है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसके लिए अब आप अपना इंटरेस्ट एरिया जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक तो खुद आप पढ़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, दूसरी चीज अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेसर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, प्रोफेसर से, सीनियर्स हैं, है ना, आज के टाइम पे जो है आपको पता लग जाता है लिंक्डइन वगैरह पे आप कनेक्ट हो सकते हो, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको ईमेल लिख सकते हो, है ना। सीनियर्स हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफेसर्स हो गए, क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं। और प्रोफेसर्स कौन से, आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया से अलग आप प्रोफेसर के पास जाओगे वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वही हेल्प कर पाएंगे जो उस फील्ड के बारे में जानते होंगे। अब इनके पास क्यों जाना है, इनको जो है अगर आपकी फील्ड जो है और वही इनकी फील्ड है उसी के पास जाओगे आप ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चीज पे काम हो रहा है ना, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्टेटस है उस चीज का जहां पे आप काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको अभी नहीं पता, आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है, आपको लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करना भी नहीं आता, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जब आप अपने प्रोफेसर से कनेक्ट करोगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, चीजों को लेके चलना पड़ेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो क्या होती है, वो होती है तीसरा सोर्स, या आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोफेसर्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हमें पता है
या अगर आप उन फील्ड में वो बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सपर्टीज उनकी, तो वो आपको जो है रेफर कर सकते हैं, आप खुद से जा सकते हो कहाँ, गूगल स्कॉलर, है ना। सबसे बढ़िया तरीका। और आज के टाइम पे तो आपको गूगल स्कॉलर से सबसे पहले जब आप एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स, पेपर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो गूगल स्कॉलर पे जाइए, गूगल स्कॉलर से आप जो है सर्च करो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे हाई साइटेशन टू लो साइटेशन, है ना, न्यू टू ओल्ड, इस तरीके से सर्च करोगे और सबसे न्यू वाला जो है ना वो सबसे पहले देखोगे। अब अगर आप 2025 की बात कर रहे हो तो आप 2024 वालों की जो है आर्टिकल्स पढ़ोगे, 2022-20 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 24 वाला पढ़ो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्टेटस है उसको समझना है। क्योंकि जब टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे हमें ये पता होगा कि क्या काम हो रहा है, उस पर क्या काम हो चुका है, जो हो चुका है अगर वही हम काम करेंगे तो वो किस काम का, है ना। क्या काम हो चुका है वो देखना है, सो दैट कुछ नया काम हम कर सके। तो प्रेजेंट के जो है वो आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। 2024 अभी रीसेंट ईयर है, उसके देखो, फिर 23 के देखो, फिर आप देखो 23 वालों की 24 में क्या जो है अभी चीज पूरी नहीं हुई, फिर 24 वालों ने क्या किया, जो गैप दिया आप 25 में उसको पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो जो 23 वाले आर्टिकल्स हैं वो किसी काम के नहीं है। आप ये कंपेयर करोगे 24 वालों में पढ़ के फिर 23 वालों से, कि 23 वालों की जो गैप थी वो 24 वाले में पूरे हुई क्या नहीं, अगर नहीं हुई है तो आप उस पर काम कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से न्यू टू ओल्ड आपको जो है यहाँ पे गूगल स्कॉलर से दो चीज चार चीजें समझनी पड़ेंगी। अब मैम मुझे तो आर्टिकल पढ़ना ही नहीं आता, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है आपको उस चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपको फिनटेक में आ रहा है इंटरेस्ट, है ना, तो ये जो फिनटेक है ये है क्या, इसको पढ़ो, इसके टाइप्स क्या है, इसका हॉरिजॉन क्या है, इसका लैंडस्केप क्या है, ये किस तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आज के टाइम पे, है ना, लोगों का एडॉप्शन क्या है। फिर उसके बाद आप जो है इसके रिसर्च पेपर पढ़ो, आप टाइप करो फिनटेक, आपके पास जो है बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे और आप उसको क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। जो रीसेंट पेपर्स हैं उनको पढ़ो, आपको ओवर जो है इम्पैक्ट क्या है वो पेपर मिलेगा। पर इम्पैक्ट जानने से पहले वो चीज है क्या ये समझना पड़ेगा, इम्पैक्ट बाद में आएगा। तो ये चीज जो है ये आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कभी भी एक को नहीं करना चाहिए, दो तीन को करना चाहिए, है ना, कि किसी में हो जाए, और वो दो तीन ऐसी होनी चाहिए जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को पे वो काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप अब चाहते हो कि मुझे XYZ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी में जो गाइड है ना वो उस टॉपिक पे काम कर रहा है जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो, तो वो जो गाइड है उनका रिसर्च वर्क जो है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा ये जानने पहचानने में कि उन्होंने किस टॉपिक्स पे काम कर रखा है, एंड वो टॉपिक्स को देख के आप जो है रिलेट कर पाओगे एंड उनसे कनेक्ट करके अपना टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर पाओगे। तो टॉपिक क्या चूज करना है वो आपको इस तरीके से पता लग जाता है। एंड हमारे पास जो है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, ये भी बहुत बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं और बहुत अच्छे इंडेक्सेस हैं। बट आप जो है एक और काम कर सकते हो, वो आती है एक लिस्ट आती है ABDC लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट आती है उसका नाम क्या है, ABDC लिस्ट। और ये जो ABDC लिस्ट है इसमें आप जो रीसेंट आपके पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ो, क्योंकि रीसेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोवेलिटी पे काम होना चाहिए। आप वेट कर रहे हो किस चीज पे कोई काम कर दे उसको पढ़ के मैं उस पर काम करूं, कोई काम ही नहीं है क्योंकि रिसर्च ही नहीं हुई, फिर वो तो उसने कर दी, आप तो उसको कॉपी कर रहे हो। तो समरी नहीं बनानी रिसर्च पेपर्स की, कुछ नया करना है। तो जो काम नहीं हुआ आपको पहले करना पड़ेगा अगर आप उसको पब्लिश करवाना चाहते हो, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट रिसर्चेस जो है वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अब ये ABDC है क्या, है ना, तो ये है ऑस्ट्रेलियन, ध्यान से लिख लो, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल। क्या है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल, ABDC। ABCD नहीं है, याद रखना। ठीक है, आप इसको टाइप करोगे सबसे पहले आएगा आपके पास
और उसमें जो है आप लिस्ट को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जर्नल क्वालिटी लिस्ट। एंड उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिखाई देंगे आपके एरिया से रिलेटेड, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको वहां से चीजें क्लियर होंगी, है ना। एक बार पढ़ के समझ नहीं आएगा कुछ खास, पर आपको वो बार बार पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड वन पेपर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं समझ आएंगी। तो अगर ये चीजें मैं कब बता रही हूँ, जहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत जरूरी होता है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रपोजल की जरूरत भी नहीं है अगर आप जेआरएफ हैं। अगर आप जेआरएफ नहीं है, आपको अच्छा काम किया हुआ आपने, तो आपके सिलेक्शन तभी होते हैं जब आपने अच्छा काम ऑलरेडी किया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो, है ना। और साथ ही साथ जो है बिल्कुल शोध गंगा जो है, वहां पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, है ना। तो शोध गंगा से भी जो है आप हेल्प ले सकते हो। तो दीज आर दी पॉइंट्स जहां से आप चीजें कंसीडर कर सकते हो, टॉपिक चूज कर सकते हो, एंड ये पढ़ सकते हो उस टॉपिक पे कितना काम हो गया है या क्या क्या। सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइटल्स लेने हैं, ये भी याद रखना क्या क्या काम हो चुका है। तो आपने क्या पढ़ना है, टाइटल, सारे टाइटल के बाद जो है इंट्रोडक्शन पढ़नी है, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा जो है आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट आपने जरूर पढ़ना है। और इसके बाद आपका मेन काम क्या होगा, इम्प्लीकेशंस पढ़ो कि इससे किसको फायदा होगा, है ना। इम्प्लीकेशन कि इससे फायदा किसको होने वाला है, किसके लिए है ये आर्टिकल, किस चीज के लिए काम है जो हो रहा है इस टॉपिक पे। तो ये इम्प्लीकेशंस जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले आपने टाइटल देखने हैं, सबसे पहले टाइटल में क्या क्या चीजें लिखी हुई है उसके बारे में पता लगेगा, देन एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और इम्प्लीकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको रिसर्च नहीं आती, आपने जस्ट टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने ध्यान में करना है। फिर उसके बाद आपने जो भी टॉपिक डिसाइड किया, मान लो आपने जो है एचआरएम चूज कर लिया, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप ये स्टडी करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल बहुत चल रहा है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसको देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप देख सकते हो कि विमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन आज के टाइम पे। पहले क्या होता था, बिजनेसेस जो कर रहे हैं वो मेल ही होते थे मेनली, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे आप जो है काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सोसाइटी ने किस तरीके से अडेप्ट किया है विमेन्स को टू डू बिजनेस, टू डू स्टार्टअप्स। तो सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इम्प्लीकेशंस हो रही हैं, है ना। और विमेन्स जो हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी बूम में हेल्प कर रही हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रही हैं, सोसाइटी में क्या इफेक्ट हो रहा है ना। एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं ना, वहां पे जेंडर आता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का फैक्टर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल लिया और उसको रिलेट करना है, पर ये कैसे अच्छे से हो पाएगा, जब इनकी आप सहायता लोगे। तो रिसर्च टॉपिक को चूज करना ये सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है कि मैम मैंने टॉपिक चूज कर लिया, मेरा मन है कि मुझे जो है फिनटेक पे स्टडी करनी है। और क्या सिर्फ फिनटेक पे स्टडी कर सकते हो, एक वेरिएबल पे कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। मैंने देखा कि फिनटेक ने, मैंने ये देखना है कि फिनटेक ने कैसे हेल्प किया, किसको, फिनटेक ने कैसे हेल्प किया फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करने में। मैम ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, हम बेसिकली ये पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, हर एक पर्सन जो है बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, जो वो साहूकार वाला सिस्टम होता था वो खत्म हो जाए, एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट बन जाए सभी। तो इसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। यस, हम कमेटी भी पढ़ते हैं, रघुरंजन कमेटी जो है हमारे पास आती है, इसके लिए पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो कैसे फिनटेक इसमें हेल्प कर रहा है ना, और कैसे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को फिनटेक बोला जाता है बेसिकली, तो उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैक्ट, है ना।
और कैसे फिनटेक जो है वो हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट को। मैम फिनटेक इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, आप उन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहा है ना, ऐसी कंपनीज जो हैं उनमें आप हेल्प कर रहे हो जो हमारी सोसाइटी में मान लो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सके, है ना। कोई ये कंपनी कोई कुछ काम कर रही है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है और आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो ये इन्वायरमेंट पे भी आ गया। सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा? आज के टाइम पे आपकी जेब में पैसे हैं, फिनटेक एप्लीकेशन जो आ रही है, फिनटेक कंपनीज जो हैं वही ये चीज अलाउ कर पा रही है ना। पेटीएम है जैसे, है ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स भी हैं। पेटीएम एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, फिनटेक कंपनी है, यस, है ना। तो वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये चीजें जो है ये आप स्टडी कर सकते हो। और कभी भी एक वेरिएबल नहीं, कम से कम 2 चाहिए, और हम 3 या 4 वेरिएबल लेके चलते हैं, है ना। 3 वेरिएबल तो लेके चलते हैं सो दैट हमारी जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा जो है और स्कोप मिल सके रिलेटेबिलिटी का, एंड हम इफेक्ट देख सके एक चीज पे बाकी वेरिएबल्स का, एक वेरिएबल पे बाकी वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट है। तो ये चीजें जो है ना ये हेल्प करती हैं हमें। और अब बात आती है रिसर्च प्रपोजल बनाने की। अब रिसर्च प्रपोजल है क्या? प्रपोजल क्या होता है? सुना होगा ये वर्ड तो, प्रपोज, है ना, प्रपोजल, ऑफर, कि हम कुछ काम करना चाहते हैं एंड वी आर ऑफरिंग अ पर्सन जो हमारे सामने है कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, क्या आप इस पे काम करेंगे हमारे साथ या हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल जो है वो क्या है? वो एक तरीका है सामने वाले पर्सन से एक्सेप्टेंस लेने के लिए कि हमें जो है क्या करना है, हमें ये देखना है कि सामने वाला पर्सन हमें उस चीज में हेल्प कर सकता है नहीं, क्या वो हमारे साथ इस चीज में काम कर सकता है कि नहीं। बेसिकली यही रिसर्च प्रपोजल होता है ना। रिसर्च प्रपोजल जरूरी क्यों है? ये समझने के लिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, सामने वाला ये समझ सके कि क्या हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, जो इसने स्टडी किया, जो इसने पढ़ा, वो किस तरीके से यहाँ पे जो है उस पर काम करना चाह रहा है सामने वाला पर्सन। तो रिसर्च प्रपोजल जो है ये थोड़ा सा जो है एक आइडिया आपको दे देता है। और रिसर्च प्रपोजल के लिए ना आपके पास जो है एक कोई ऐसा नहीं है कि 100% डिफाइंड तरीका है कि ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। हाँ, डिफाइंड भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एपीए की, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास सेट पैटर्न है, ठीक है। और वो सेट पैटर्न क्या है कि सबसे पहले जो है आपके पास टाइटल होना चाहिए, देन उसके बाद आपके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? समरी होती है आपके पूरे रिसर्च पेपर की। अगर आपका टाइटल अच्छा लगा तभी पर्सन एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लगा तो आगे रिसर्च पेपर पढ़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक अ ट्रेलर, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रेलर होता है आपकी मूवी के लिए, है ना। जैसे ट्रेलर का काम होता है वैसे ही इसका काम यहाँ पे होता है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ना। और आप इंट्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट, अपना जो टॉपिक है, या थोड़ा सा हिस्ट्री या बैकग्राउंड बताते हो, है ना, सो दैट कनेक्ट किया जा सके सामने वाले के द्वारा, जो उसको सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, वो कनेक्ट कर सके। देन इसके बाद आता है रिसर्च क्वेश्चन, है ना। हमने एक टॉपिक डिसाइड किया, बट उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम जो टॉपिक है हमारा, टाइटल जो है हमारा, उसको ही क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं कि क्या ये चीज का इम्पैक्ट इस पे है ना। क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है ना। हम ये देखना चाहते हैं सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, पर हम देखेंगे क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा रिसर्च क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका रिसर्च डिजाइन कैसा होगा, एंड दूसरी चीज देखी जाती है कि आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे। ये चीज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में भाई क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली क्या आप यूज करोगे, क्या टेस्टिंग वगैरह आप यूज कर पाओगे, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग चीजें लेके चलते हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो इसको भी आपने ध्यान से जो है चूज करना है, क्योंकि इसी पे आपका रिसर्च डिजाइन बेस्ड होगा, इसी पे ही कैसे एनालाइज करोगे वो सारी चीजें हमारी बेस्ड होने वाली हैं। और ये मैं आपको पहले एक सेट पैटर्न बता रही हूँ एपीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। फटाफट जो है एपीए की फुल फॉर्म बता दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होगी, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ले लो या आप इंप्लीकेशन बोल सकते हो। क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्यों स्टडी कर रहे हो, क्या खास है आपकी स्टडी में कि लोग इसको पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस, इम्प्लीकेशन है ना, कि ये इन लोगों के लिए है, इन चीज के लिए, इस चीज के लिए फैक्टर है जो कंसीडर किया जाना चाहिए रिसर्च पेपर को। फिर उसके बाद आप जो है कंक्लूजन देते हो, एंड कंक्लूजन के बाद ऑब्वियसली आप, ऐसा तो है नहीं कहीं से रेफरेंस नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो बाद में लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं रेफरेंसेस। कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी देखा, कुछ भी लिंक क्रिएट करने की कोशिश की, उसको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे प्लेजरिज्म आ जाएगा और आपकी करी कराई मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये चीज होती है। क्या रिसर्च पेपर प्रपोजल ही है ये, तो बेसिकली ये रिसर्च प्रपोजल पे अगर ये चीजें हैं, अगर आप एपीए के अकॉर्डिंग जा रहे हो, क्योंकि हमारे अलग अलग फील्ड होती है, साइंस, सोशल साइंस, है ना, तो एपीए जो है हमारा ये यूज हो सकता है, ठीक है। अगर जहाँ पे, तो वहां पे आप ये पूरा का पूरा कंपोनेंट लेके चलते हो। बट अगर हमारे पास जो है कोई पैटर्न नहीं है, एपीए फॉलो नहीं करना, तो नॉर्मल क्या चीज रहती है जिसमें बेसिकली हम मोस्टली लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सेम यही चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा जो है फर्क होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले टाइटल, टाइटल तो आएगा ही आएगा, देन एब्स्ट्रैक्ट आना ही आना है, फिर उसके बाद जो है आप इंट्रोडक्शन वगैरह देते हो, या आप जो है ये बताते हो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है ना, बैकग्राउंड दोगे, या आप ये बोल सकते हो कि आप रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताओगे जिस पे आप काम करना चाहते हो, क्योंकि प्रपोजल तभी दे रहे हो कि इस पे हम काम करना चाहते हैं। वो बोलेंगे क्या करोगे आप रिसर्च करके, तो आपके पास होना चाहिए कि ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करना है ना, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम आप लेके जाओगे। फिर उसके बाद क्या चीज होगी, उसके बाद आपके पास जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मैं करना चाहता हूं, है ना, टू नो, टू फाइंड, है ना, ये चीज होंगी। एंड आप रिसर्च प्रॉब्लम में के साथ अपनी फाइंडिंग्स भी जो है वो भी लगा सकते हैं बाद में। बट यस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव पे समझ नहीं आती सामने वाले पर्सन को, तो 2 ऑब्जेक्टिव तो कम से कम लेके चलो, सो दैट वो थोड़ा कन्विंस हो जाए। देन उसके बाद आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, एंड उसके बाद जो है आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, लिटरेचर रिव्यू किया है, वो आप देखोगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि मैंने यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में, एंड कोशिश करो कि आप यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस कर पाओ। क्रिटिकल एनालिसिस कर पाओगे तो ही आप एक प्रॉब्लम को फाइंड कर पाओगे। अगर आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो तो आप समरी बनाओगे। अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करके देखोगे चीजों को, एक एस्पेक्ट को उसके दूसरे एस्पेक्ट से, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से चीजों को लेके चलोगे, तो आप अच्छे से जो ऑलरेडी काम हो रखा है उसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड हमेशा याद रखना, मैंने बात की कि आपका रिसर्च जो आप करना चाहते हो कुछ नया होना चाहिए, पर कुछ नया का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कभी किसी ने काम ही नहीं किया। रिसर्च हम कर रहे हैं तो कुछ काम हुआ है, उसमें कुछ नया पहलू लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूरी होता है। इसीलिए आप बिल्कुल नई चीज नहीं कर सकते, बट हाँ पुरानी चीज में नया पहलू जोड़ना ये आपके लिए जरूरी है, और वही नोवेलिटी होगी आपकी रिसर्च के लिए। इस चीज का खास ध्यान आपको रखना है। देन इसके बाद आता है कि भाई अब हम मेथोडोलॉजी क्या यूज करेंगे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड अगेन इसमें भी क्या होगा आपके पास रिसर्च एनालिसिस एंड आपका रिसर्च डिजाइन, ठीक है, ये चीज हमारे लिए यहाँ पे होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा इसका वही सेम सिग्निफिकेंस, क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लोग इसको पढ़ेंगे, तो आप सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन बताओगे। सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन, ये इस चीज के लिए जरूरी है, ये इनके लिए है, ये रिसर्च इनको हेल्प होगी। अगर कोई फ्यूचर में उसका यूज ही नहीं है फिर क्या ही फायदा कुछ काम करने का। फ्यूचर यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर फ्यूचर में यूज ही नहीं है
तो क्या है कि रिसर्च, कोई और उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, कोई और उसको रेफर ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन, एंड फिर लास्ट में आता है इम्प्लीकेशन। तो कंक्लूजन आप दोगे, ठीक है, देन इसके बाद जो है आप यहाँ पे रेफरेंसेस दोगे। और कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया उसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें नहीं है, उस पर हम काम करेंगे। वो कंक्लूजन जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। और जिनको भी आपने रेफर किया है वो सारी की सारी रेफरेंसेस जो है वो आपको देनी पड़ेंगी, सो दैट जहां से भी आपने हेल्प की है, जहां से भी आपने जो है लिंक क्रिएट करने की कोशिश की है, और आपका कोई यहाँ पे देखना चाहता है, वो पर्सन जिसको आप प्रपोजल दे रहे हो बेसिकली, कि वो जो है वो आपने कहाँ से ये डेटा लिया है, तो वो उसको भी रेफर कर सके। एंड अदरवाइज प्लेजरिज्म आ जाता है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा हमारा लिटरेचर रिव्यू का कंटेंट रहता है। और रेफरेंसेस कैसे देनी है, तो रेफरेंसेस के स्टाइल हैं, जैसे एपीए है, एमएलए है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे जो आपके पास रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। बट हम कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस में ही आ जाता है ना। और अगर आप जो है साइंस फील्ड से हैं तो आपको वो साइंस फील्ड वाले सारे जो है रेफरेंसिंग स्टाइल्स उनको ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि मैम हम जो हैं हम रिसर्च प्रपोजल लेके गए एक टॉपिक पे, सामने वाला पर्सन बोलता है कि बहुत अच्छी बात है आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हो, पर ऐसा है कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, पर हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप स्टडी करना चाहते हो उसके लिए कोई है ही नहीं, है ना, कोई काम ही नहीं कर रहा इस पे। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ के अगर काम करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो क्या आप अपने टॉपिक में चेंजेस एक्सेप्ट करोगे? तो आप अगर चाहते हो उस गाइड के साथ काम करना जिसका उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, वो आपको मोल्ड करवा दे अपने अकॉर्डिंग, कोई टॉपिक का कोई वेरिएबल, बेसिकली एक दो वेरिएबल नए जोड़ दे या एक दो वेरिएबल हटा के दूसरा रिप्लेस कर दे, तो क्या आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो? तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जो आप सोच के जा रहे हो उस पे, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप फंड कर रहे हो वहां पे वो मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो अगर रिक्वायरमेंट होती है, इफ नीड अराइजेज, तो आप जो है बोल सकते हो कि यस आई एम फ्लेक्सिबल टू चेंज, है ना, या टू मोल्ड माई टॉपिक। बट 100% नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मोल्ड हम कर सकते हैं, कोर वही रखेंगे पर हल्का सा जो है वेरिएबल्स में चेंज या एक दो नया वेरिएबल हम उसमें जोड़ देंगे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड एक चीज और मैंने बताई कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है, जो लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी जो अवेलेबिलिटी है लिटरेचर की उसको ध्यान में ही नहीं रख रहे, फिर आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। क्योंकि रिसर्च क्या है कि आपने जो ऑलरेडी एक चीज है उसमें कुछ नया एस्पेक्ट जोड़ना है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में न्यू एस्पेक्ट को कंसीडर करना है और उसको आगे लेके जाना है। तो कोई नई चीज नहीं लेके आनी है, जो ऑलरेडी है उसमें कुछ नया लाना है। तो लिटरेचर अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो आप अच्छे से रिसर्च कभी भी नहीं कर पाओगे, है ना। और कोशिश हमेशा क्या करनी है, करंट टॉपिक लो। एंड आज के टाइम पे थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं चलेगा, बिना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड जब भी आप प्रपोजल बनाओगे, टॉपिक स्टडी करोगे, तो एडिक्वेट नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। कोई भी टॉपिक आपका रिसर्च एरिया है उसके ऊपर आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप 10 मिनट पे एटलीस्ट बोल सको, जिसको नहीं समझ आ रहा है एटलीस्ट उसको जो है आप समझा सको। ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये जो चीजें मैंने आपको समझाई बताई, क्या हमें समझ आया? अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो रिसर्च प्रपोजल पे काम करना चाह रहे होंगे या रिसर्च प्रपोजल पे काम कर रहे होंगे, तो उनको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जो जो चीजें मैंने बताई उसको फोकस करना है। कुछ बच्चे होंगे जिनका अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिनको उनको अपना रिसर्च एरिया फाइंड करना पड़ेगा।
आपका मन नहीं है पीएचडी करने का, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बन के सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बने रह जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ मैटर करती है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत किसी ना किसी फील्ड में काम करना पड़ेगा। एंड जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो इट इज ऑल अबाउट रिसर्च ओनली, है ना। पढ़ाई कर ली, पेपर दे दिए, पास हो गया, वो हो गया मास्टर्स तक। उसके बाद क्या, अगर आप पढ़ा रहे हो हायर एजुकेशन में तो आपके पास ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए और आपको करना पड़ेगा काम। तो रिसर्च पे काम करना ये एक आपकी नेसेसिटी है, आवश्यकता है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कोई भी टॉपिक, अब आपका मन नहीं है मान लो पीएचडी करने का, आप नहीं देना चाहते 4-5 साल एक चीज को, आप क्या करो, आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट कुछ ऐसे टॉपिक पे काम कर सको जो आप एक रिसर्च पेपर लिखने के लायक हो जाओ, है ना। अब यहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल कोई पीएचडी या के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं देना चाहते, आप किसी कंपनी को दे सकते हो जो उसमें काम कर रही है उस पर्टिकुलर चीज में। कंपनी में जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग नेट और आफ्टर क्लियरिंग योर जेआरएफ। तो वहां पे भी जो है आप जेआरएफ का स्टाइपेंड अमाउंट अगर लेना चाहते हैं किसी ना किसी वे से, आपको वहां पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड वो कंपनी जो है वो आपको जो है बेसिकली पैसा देती है टू डू रिसर्च, है ना, और आप पैसा कमाते भी और रिसर्च करने के लिए भी आपको पैसा मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप किसी के अंडर जाके उसको हेल्प करना चाहते हैं प्रोफेसर्स को, तो रिसर्च एसोसिएट, टीचिंग असिस्टेंट होते हैं जैसे, तो रिसर्च असिस्टेंट वगैरह जो है उनकी जॉब आपके लिए रहती है, वो आप कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे जरूरी होंगी। वहां पे भी आपको जो है, अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हो तो प्रपोजल तो आपको वहां पे देना पड़ेगा ना, बिना लिखित के तो काम नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा इम्प्लीकेशन बहुत मायने रखती है। इम्प्लीकेशन मैटर्स द मोस्ट। आप अगर कोई चैप्टर आपने पढ़ा और उससे रिलेटेड आप कोई लिख के ले गए समरी, समरी नहीं चलेगी, आपको पेपर्स जो है पढ़ने पड़ेंगे और उस टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा। आप ओबी की बात कर रहे हो तो आप जो है लोगों के स्ट्रेस लेवल पे कर सकते हो, है ना, कि जो लोग हैं आज के टाइम पे, आपने सुना है वो एक वो आया था, स्टेटमेंट आया था कि कितने समय घर बैठे बैठे अपनी वाइफ को आप देखते रहेंगे, तो वीकेंड्स पे भी काम करना चाहिए, 90 आवर्स अ वीक आपको काम करना चाहिए, है ना, आया ना ये चीज। तो इस पे भी आप काम कर सकते हो कि इंडिया में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो लोग जो है, जो टाइम होता है ना वर्क का, है ना, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ काम करो, लेबर आर्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, है ना। वो जो एक पर्सन है उसके मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। या आप काम के साथ, काम जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज नॉट लाइफ। हाँ, कुछ लोग जो है आजकल बहुत बोलते हैं हमारा तो काम ही हमारा धर्म है, ठीक है, सबका होता है, पर वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप किसी से काम करवा रहे हो, कोई आपके लिए काम कर रहा है, कोई आपके अंडर जॉब कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपके लिए ही समर्पित है सिर्फ, उसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं। आप इस पे भी स्टडी कर सकते हो कि कैसे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनको अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करवाई जाए काम शुरू करने से पहले, कोई लाइट म्यूजिक चल रहा हो जहां पे वो काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सुबह जाते ही आधा घंटा कोई छोटी हल्की फुल्की वो एक्सरसाइज करें मिलके, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी मेंटल हेल्थ पे, है ना, और कैसे जो है प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, ये सारी चीजें इन पे आप काम कर सकते हो, है ना। नॉर्मल एक चैप्टर या एक ऐसा कि कोई बुक में चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो, या बहुत एक छोटी सी चीज को लेके जा रहे हो, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम देखो। आज के टाइम पे हमने अभी अभी रिसेंटली देखा कि एक पर्सन जो AIR लेके आ रहे हैं, है ना, और जब वो काम करने जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं विद इन अ ईयर। कितना प्रेशर उनके पास होता है। तो हैविंग, डिस्पाइट हैविंग दैट मच नॉलेज, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, है ना, और सबसे ज्यादा एकेडमिकली साउंड होने के बाद भी वो उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे। तो ये प्रेशर जो है उसका क्या यहाँ पे जो है कोई रोल है कि लोग जो है वो कैसे इस प्रेशर को क्यों नहीं झेल पा रहे, उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फैक्टर हो सकते हैं, किस कारण से ऐसा हो रहा है
है ना, क्योंकि नॉलेज तो उनके पास है, नॉलेज है तभी तो उन्होंने वो एग्जामिनेशन क्लियर करा और जॉब ली। नॉलेज होते हुए भी जो सिनेरियो है, वर्क कल्चर जो है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो वर्क कल्चर पे आप स्टडी कर सकते हो। तो ये चीजें आपको जो है देखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो वर्क कल्चर को कैसे सुधारा जा सकता है, वर्क कल्चर को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, ये चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और नेट जेआरएफ अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे कंपनीज में काम करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आपको जो है प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपने नेट जेआरएफ किया हो। नॉट नेट जेआरएफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि पीएचडी करो या आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओ। बहुत सारे हमारे पास जो है चीजें रहती हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी देखो, डिजिटलाइजेशन तो आएगा ही, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप अपने टॉपिक में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। नमस्ते शकुंतला जी, बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फॉर नेट जेआरएफ हम जनवरी लास्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजों पे आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना होगा। तभी मैंने बोला ना, टॉपिक चूज करने से पहले आपको जो है देखना पड़ेगा काम कितना और कैसे हो रहा है। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत टाइटल्स वगैरह ही बेसिकली आप पढ़ के जाओ। आप पूरा मत पढ़ो, आप टाइटल पढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। और वो फील्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको मैंने एबीडीसी में बोला, उस पर आप टाइप करोगे, फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा गूगल पे, एंड उस पर आप जाओगे तो आप जो है सर्च करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास जो है पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसको एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो फाइनेंस, ओबी, एचआरएम, मार्केटिंग, है ना, बहुत सारी फील्ड, अकाउंटिंग, टैक्सेशन से भी रिलेटेड हो सकता है ना। आज के टाइम पे जो है जीएसटी पे जैसे देखो अभी आया कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न जो है, इन पे क्या हो रहा है, इन पे भी टैक्स लग रहा है। तो बहुत एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी, उसके लिए ये चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जीएसटी आया उससे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की लाइफ पे। जो बहुत छोटे व्यापारी थे उनके लिए बहुत चीजें डिफिकल्ट हुई। अब इस पे जो है ये 2017 में आया था जीएसटी, इस पे बहुत काम हुआ 17, 18, 19 में। अब आप अगर ये देख सको कि अभी भी क्या कोई चीज है जो छूट गई है, किस तरीके से यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हो क्या, तो उस तरीके से आप टॉपिक को निकाल सकते हो किसी भी फील्ड से, किसी भी एरिया से। जो हम 10 यूनिट यूजीसी नेट में पढ़ते हैं ना, उनसे आप कोई भी ये टॉपिक निकाल सकते हो। आप स्टैट्स से रिलेटेड भी जो है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। अब स्टैट्स में तो क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च पे ही सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें भी बहुत रहती हैं। स्टैट्स में थोड़ा सा जो है अलग हो जाएगा थोड़ा सा कॉमर्स से, बट कॉमर्स जो है बिजनेस से रिलेटेड जो है, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड आप टॉपिक्स को फाइंड आउट करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। और अगर आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अभी जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। आप अभी कुछ ज्यादा चीजें मत सोचो कि क्या कैसे होगा। टारगेट फॉर जेआरएफ, और उसके लिए जो है पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से आप लोग जो है बिल्कुल पढ़ते रहो, ठीक है। ये चीजें पढ़ोगे तो अच्छे से चीजें जो है आपको समझ भी आएंगी। तो फोकस इसी चीज पे आपने रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे फोकस करते हुए चलो। एंड बिल्कुल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस वगैरह तो आपके लिए क्लासेस भी हैं। अब बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया है तो क्लासेस आपकी जो है आई थिंक मैं 22 जैन या उसके बाद स्टार्ट करूँगी, यही मेरा अभी टेंटेटिव डेट है। तो आपके लिए जो है क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, बट साथ साथ ये चीज़ों पे काम करना शुरू करो, है ना। अभी पेपर हो चुका है, उसके बाद ये चीज़ों पे भी फोकस हमें करते हुए चलना है, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी नेट जेआरएफ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करनी होगी और 6 महीने की लग के तैयारी करनी होगी। 2-3 महीने में काम नहीं होता, 6 मंथ्स जो है वो आपके लगते हैं, जहाँ पे 4 महीने में आप जो है पूरा सिलेबस कवर करते हो, 3 से 4 महीने में। एंड 1 से 2 महीना, तो एक कम से कम, 2 ज़्यादा से ज़्यादा
ये इतने टाइम में आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, है ना। इस टाइम पीरियड में ये प्रिपरेशन फेज होता है एंड ये रिवीजन फेज होता है। और प्रिपरेशन में आपकी क्लासेस पूरा करना, नोट्स बनाना, है ना, PYQs को एनालाइज करना, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। और रिवीजन में मॉक टेस्ट देना, PYQs को दोबारा से एक बार अच्छे से लगा लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये चीजें आपके लिए रहती है, ठीक है। तो इन चीजों पे फोकस आपने करना है। जो भी जैसा भी आपका यहाँ पे अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ कि आफ्टर रिजल्ट हमने करना क्या है, ठीक है। तो जो भी रिसर्च से रिलेटेड जो चीजें थी आज के सेशन में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई एंड कैसे आप काम करना शुरू कर सकते हो वो बताया। तो पहले अपने टॉपिक पे जिस पे भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जब आप PhD करते हो ना आपको 1 महीना तो इसी चीज के लिए दिया जाता है कि पढ़ो, क्या चीज आप करना चाहते हो, किस में रिसर्च करना चाहते हो, उसको अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि 3-4 चीजें आप जो है एक्स्ट्रा किसी को बता सको। तो ये चीज पे ही आपने भी फोकस करना है। तो आज का सेशन इतना ही रखती हूँ, ठीक है। कोई डाउट्स हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपसे जो है मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और बिल्कुल जल्द ही आपकी कट ऑफ वगैरह जो है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई थी, जल्द ही आपकी कट ऑफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी, पेपर की आंसर कीज जब आ जाएंगी, है ना। और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर आपको बता दिया है। तो थोड़ा काम करना शुरू कर दो। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है तो शेयर मार्केट को समझना शुरू कर दो, है ना। स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर मार्केट, कैसे क्या काम होता है, क्या क्या डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कैसे किया जा सकता है काम, ट्रेड कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें पढ़ो, है ना। और उन्हीं से ही आपको चीजें समझ आएंगी। लोगों का परसेप्शन अगर आप देखना चाहते हो, हर फील्ड में परसेप्शन पे स्टडी हो सकती है, काम हो सकता है, तो वो परसेप्शन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे काम जो है वो आपको करना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल रहा होगा एंड कुछ नया कुछ अच्छा आपने इस सेशन से सीखा होगा, थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, स्टूडेंट को ही सारा काम करना है, बट हाँ हेल्प करने के लिए आपके लिए गाइड जो है वो होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनका यूज करो, अच्छे से चीजों में लिंक देखो और गैप फाइंड